दोस्तों आज हम आपके लिए एक मिस्ट्री थ्रिलर कहानी लेकर आए हैं जिसके अंदर एक बंदा खजाना ढूंढने के लिए किसी जगह पर जाता है, लेकिन वहां पर वो रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए हमारा हीरो भी उस जंगल में पहुंचता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों का कहना था कि यहाँ के गेस्ट हाउस में दो आत्माएं रहती है। तो अब क्या हमारा हीरो अपने लापता दोस्त को ढूंढकर उस जंगल के खजाने को ढूंढ पाएगा? यही देखेंगे हम आज की मिस्टीरियस कहानी में। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1940 केरला से, जहां पर हम एक छोटे से गांव को देखते हैं। उस गांव के बंगले में एक फॉरेन कपल रहता है। उस बंदी का नाम है मार्गरेट और उन दोनों की एक क्यूट सी बेटी होती है जिसका नाम है कैथलीन। अब आप इस बच्ची को देखकर यही सोच रहे होंगे कि ये दोनों इतने गोरे हैं और इनकी बेटी इतनी सावली क्यों। दरअसल दोस्तों इन फॉरेन कपल ने एक इंडियन बच्ची को गोद लिया होता है। खैर अब ऐसे ही एक दिन कैथलीन और उसकी माँ मार्गरेट खेल रहे होते हैं, तो तभी अचानक कोई वहां पर आकर कैथलीन को उठा ले जाता है। अब ये देखने के बाद मार्गरेट और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। काफी दिनों तक मार्गरेट उसी बंगले में अपनी बेटी का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसकी बेटी वापस लौटकर नहीं आती। अब उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम हमारे हीरो सीमोन को देखते हैं। सीमोन एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है और वो फिलहाल एक डायमंड को टेस्टिंग कर रहा होता है, मतलब कि ये देखकर पहचान लेना कि ये डायमंड असली है या फिर नकली। दरअसल यहाँ पर एक दूसरा बंदा सीमोन को यहाँ पर लेकर आया होता है डायमंड को खरीदने के लिए। डायमंड की टेस्टिंग करने के बाद सीमोन उस बंदे से कहता है कि तुम बेझिझक इस डायमंड को खरीद लो, मार्केट में इन डायमंड्स की बहुत बड़ी कीमत है। तो उसी तरह से वो बंदा डीलर से थोड़ा बहुत प्राइस के बारे में बात करके उन डायमंड्स को खरीद लेता है, ताकि बाहर के मार्केट में ज्यादा प्राइस में वो उसे बेच सके। अब वो दूसरा बंदा पैसे लेने के बाद वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद सीमोन का जान पहचान वाला वो बंदा डायमंड को अपने हाथ में लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि अब वो बहुत ही ज्यादा माला माल हो जाएगा। तभी अचानक सीमोन दूर से ही उस डायमंड को देखकर पहचान लेता है कि ये डायमंड तो नकली है, इसीलिए तुरंत ही वो उस बंदे को पकड़कर मारने पीटने लगते हैं। तो अब वो बंदा बताने लगता है कि उसके बैग में दो तरह के डायमंड है, एक नकली और एक असली। दिखाते वक्त उसने असली डायमंड दिखाया, लेकिन बेचते टाइम पर उसने नकली डायमंड को बेच दिया। खैर अब उसके बाद सीमोन अपने मास्टर के पास आता है, जिनका नाम होता है दिवाकर। दिवाकर के दो प्रिय शिष्य होते हैं और उनमें से सीमोन एक होता है और दूसरे बंदे का नाम संतोष होता है। दिवाकर उन दोनों के साथ अपने बच्चों की तरह ही बर्ताव करता रहता है। ऐसे ही एक दिन दिवाकर सीमोन को अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगता है कि कुछ दिन पहले मुझे पुलिस वालों ने कॉल किया था और कहने लगे कि संतोष मिसिंग है। जिस पर सीमोन भी कहने लगता है कि कुछ दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, आखिरकार वो कहाँ गया। दिवाकर उसे बताने लगता है कि संतोष अनमला गया था। उस गांव में एक स्टेट है, वहां पर एक बहुत बड़ा बंगला है। 1940 में वो बंगला एक ब्रिटिश कपल का हुआ करता था। जब उन दोनों की कोई संतान नहीं हुई तब उन दोनों ने एक इंडियन बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम रखा कैथलीन। वो कपल उस बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन अचानक किसी ने कैथलीन को किडनैप कर लिया, जिसकी वजह से बेचारी मार्गरेट टूटकर बिखर गई। वो बहुत सालों तक अपनी बेटी का इंतजार करती रही, लेकिन उसकी बेटी वापस नहीं लौटी। इसीलिए मार्गरेट का माहौल बदलने के लिए मार्गरेट के हस्बैंड ने उसे लंदन जाने का डिसाइड किया, लेकिन मार्गरेट ने वापस जाते समय वो अपनी बेटी के लिए एक ट्रेजर छोड़कर गई। अब उसी ट्रेजर को फाइंड आउट करने के लिए और कैथलीन के बारे में पता करने के लिए संतोष वहाँ पर गया है। और कुछ दिन पहले ही संतोष का मुझे कॉल आया था और मुझे बता रहा था कि उसने उस ट्रेजर को फाइंड आउट कर लिया है। अब बस थोड़ा सा ही सफर बाकी है। लेकिन इसी दौरान पता नहीं संतोष के साथ क्या हुआ, पुलिस की तरफ से कॉल आया कि वो मिसिंग है। अब सिमोन तुम उस बंगले में जाकर अपने दोस्त संतोष के साथ क्या हुआ उसके बारे में पता करो और साथ साथ उस ट्रेजर के बारे में भी पता करो कि मार्गरेट ने अपनी बेटी कैथलीन के लिए ऐसा कौन सा ट्रेजर वहाँ पर छोड़कर गई। और हाँ, एक बात याद रखना, वहाँ के लोगों का कहना यह है कि उस बंगले में उस बच्ची कैथलीन और उसकी माँ मार्गरेट की आत्मा घूमती है, इसीलिए थोड़ा संभल कर। अब दिवाकर सीमोन को और थोड़ी बातें बताता है और इन बातों को सुनने के बाद सीमोन अनामला जाने के लिए निकल पड़ता है। उस जगह पर जाने पर सीमोन को विनोद नाम का एक बंदा नजर आता है। सीमोन उसे कहता है कि मुझे अनामला गेस्ट हाउस में जाना है, जिस पर विनोद उसे कहता है कि अरे साहब, आप उस गेस्ट हाउस में क्यों जाना चाहते हैं, वो तो खाली है, मैं आपको दूसरे होटल में ले चलता हूँ।
लेकिन सिमोन उसे कहता है कि नहीं, मुझे तो उसी गेस्ट हाउस में रुकना है। सो अब विनोद सिमोन को एक छोटे से होटल लेकर जाता है। इस होटल की मालकिन का नाम होता है सीता और उसके पास ही उस गेस्ट हाउस की चाबियां होती है। दरअसल उस गेस्ट हाउस के ओनर का नाम होता है मैथ्यू। खैर, अब उसके बाद सिमोन वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करने लगता है और तभी उसके पास वर्षा नाम की एक लड़की और नंदू नाम का एक छोटा सा बच्चा आता है। वर्षा उससे कहने लगती है कि अच्छा, तो वो तुम हो जो उस गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आए हो। जिस पर सिमोन कहता है कि हाँ। वर्षा कहने लगती है कि मैंने सुना है कि उस बंगले में भूत है, उस गोरी मैम और उस बच्ची का। कुछ दिन पहले तो उस बंगले में कुछ गेस्ट रुकने के लिए आए थे। उन्होंने उन दोनों आत्माओं को देखा और तो और 4 महीने पहले एक फैमिली पूरी तरीके से मिसिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर सिमोन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब तभी वहाँ पर हमें कहानी की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम है स्टेला। जब सिमोन उस बंगले की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी नजर स्टेला पर पड़ती है। हम देखते हैं कि स्टेला एक फोटोग्राफर है और वो डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम कर रही है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी यहाँ पर इनका नैन मटक्का शुरू हो जाता है। खैर, अब उसके बाद सिमोन बंगले में पहुंचता है तो विनोद और उसकी बहन बंगले की साफ सफाई करने में लग जाते हैं क्योंकि पिछले 6 महीने से यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। लेकिन तभी यहाँ पर सिमोन विनोद को खोपचे में ले जाकर स्टेला के बारे में पूछने लगता है। मतलब कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई है। और उसी तरह विनोद भी स्टेला के बारे में उसे बताने लगता है। फिर रात होने के बाद सिमोन आग के सामने बैठकर बस ऐसे ही चिल कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर के बाद अचानक से सिमोन को बंगले के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। सिमोन तुरंत ही अपनी नाइट विजन गॉगल्स पहनकर बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन उससे बाहर सिर्फ जंगली जानवर दिखाई देते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उसके अगले दिन सुबह होने के बाद सिमोन बस ऐसे ही जॉगिंग करने के लिए जाता है तो उसके सामने स्टेला आ जाती है। सिमोन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन स्टेला सिमोन को ज्यादा भाव नहीं देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब उसके बाद जब सिमोन अपने गेस्ट हाउस वापस लौटता है तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए होते हैं। एक पुलिस वाला सिमोन को वार्न करते हुए कहता है कि आप यहाँ पर क्यों रुक रहे हैं, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। जो कोई भी इस गेस्ट हाउस में रहने के लिए आया वो या तो मिसिंग हो गया या फिर डर कर भाग गया। लेकिन सिमोन पुलिस वालों की बातों को बहुत ही लाइटली लेने लगता है और उनसे कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। अब पुलिस वाले जाने के बाद वहाँ पर उस बंगले का ओनर आता है और दरअसल यहाँ पर बात यह है कि मैथ्यू के दादाजी ने इस बंगले को उस फॉरेन कपल से खरीदा था, लेकिन अब मैथ्यू इस बंगले को अपने पास नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो उसको बेचने का सोच रहा होता है। अब सिमोन भी यहाँ पर यही बहाना बनाता है कि वो इस बंगले को खरीदेगा, लेकिन इस बंगले को खरीदने से पहले वो इस जगह पर रुक कर देखना चाहता है। फिर मैथ्यू के जाने के बाद सिमोन विनोद से मैथ्यू के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसा आदमी है, जिस पर विनोद कहता है कि वो बहुत ही डेंजरस बंदा है। इस गांव में वही है जो बहुत पैसे वाला है और अब तो ये इलेक्शन में भी खड़ा होने वाला है। जो भी इसके रास्ते में आता है वो उसे गायब कर देता है। खैर, अब रात होने के बाद जब सिमोन अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर की सीलिंग को मार रहा है, इसलिए सिमोन धीरे धीरे टॉर्च लाइट लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहाँ तो बस एक चमगादड़ लटका हुआ था। खैर, अब नीचे आकर जब सिमोन की नजर बंगले के स्टोर रूम में पड़ती है तो उस स्टोर रूम के पास उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, इसलिए सिमोन उस स्टोर रूम के पास जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक वो बच्ची गायब हो जाती है और जब वो पलटकर दोबारा से बंगले की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। खैर, अब यहाँ पर जो भी हो, सिमोन तो स्टोर रूम के पास जाता है लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। अब हम उसके दूसरे दिन देखते हैं सिमोन तैयार होकर स्टेला के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी वर्षा मौजूद होती है। वो स्टेला से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हम बाहर कहीं पर घूमने चले जाते हैं, तो इसलिए अब स्टेला भी मान जाती है और फिर वहाँ से सिमोन, स्टेला, वर्षा और विनोद ये एक साथ गाँव घूमने के लिए जाते हैं। इसी दौरान सिमोन और स्टेला की अच्छी खासी दोस्ती होती है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि सिमोन दरवाजे के पास चेयर पर बैठा होता है। देखते ही देखते वो वहीं पर सो जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस बंगले में 2 लोगों की आत्माएं आती है, एक छोटी बच्ची की और एक बड़ी लड़की की। अपने आप ही उस बंगले के दरवाजे और खिड़कियां ओपन होने लगती है। तभी अचानक सिमोन की आंख खुलती है और वो उस छोटी बच्ची को देखकर उसे पकड़ लेता है। उस बच्चे को पकड़ते ही एक अनजान बंदा सिमोन को धक्का देकर उस बच्चे को वहां से लेकर जाता है। फिर क्या था, सिमोन उस बंदे को फॉलो करने लगता है और वो बंदा उस बच्चे को लेकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन सिमोन भी उस बंदे को नहीं छोड़ता। स्टोर रूम के अंदर जाने के बाद वो अनजान बंदा सिमोन के ऊपर हमला करने लगता है।
यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और फाइनली सीमोन उस बंदे के चेहरे का मास्क हटा देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि विनोद ही होता है। और तो और वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि वो छोटा बच्चा नंदू होता है जिसे हमने उस छोटे से होटल में देखा था। वही उस छोटी बच्ची के गेटअप में होता है और जो बड़ी लड़की होती है वो और कोई नहीं बल्कि वर्षा होती है। इसके बाद सीमोन उन तीनों को पूछता है कि तुम तीनों ने ये सब कुछ नाटक क्यों किया। विनोद कहने लगता है कि साहब मेरी दादी 1940 में इस बंगले में काम किया करती थी। मार्गरेट मैडम की कोई भी संतान न होने की वजह से उन्होंने एक इंडियन लड़की को गोद लिया था, लेकिन एक दिन उनकी वो बच्ची कैथलीन कहीं गायब हो गई। किसी ने उसे किडनैप कर लिया। काफी सालों तक मार्गरेट मैडम अपनी बेटी का इंतजार करती रही लेकिन उनकी बेटी नहीं आई, इसीलिए वो इंग्लैंड वापस चले गए। यहाँ से जाते वक्त मार्गरेट मैडम ने मेरी दादी से कहा था कि जब मेरी बेटी वापस यहाँ पर आएगी तो ये बंगला उसका ही है, तुम इस बंगले की हिफाजत करना। और इसीलिए साहब मेरी दादी मरने के बाद उनका प्रॉमिस हम ही पूरा कर रहे हैं और मैं यहीं पर काम करके उनकी बेटी कैथलीन का इंतजार कर रहा हूँ। अब ये सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तभी बाहर से उन्हें कोई झांक रहा होता है। उसके बाद सीमोन पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे दोस्त संतोष को भी इसी तरह डराया था। जिस पर विनोद कहता है कि नहीं सर, संतोष तो बंगला खरीदने के लिए नहीं आया था। जो कोई भी इस गेस्ट हाउस को खरीदने के लिए आता है हम लोग उसे डरा कर यहाँ से भगा देते हैं। संतोष सर जब यहाँ पर आए थे तब उन्होंने मुझसे कैथलीन मैडम के बारे में पूछा था, मैंने उन्हें सारी बातें बता दी थी। और उसी तरह मार्गरेट मैडम भी अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट और एक लेटर भी छोड़कर गई है। ऐसा कहते हुए विनोद उन दोनों चीजों को सीमोन को दिखाने लगता है तो उस गिफ्ट बॉक्स में एक छोटी सी बुल मतलब कि भैंस की एक छोटी सी स्टैचू होती है। खैर अब सुबह होने के बाद सीमोन दोबारा से उस स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर कुछ क्लूज वगैरह ढूंढने लगता है। स्टोर रूम में तलाशी लेने के बाद उसे वहाँ पर एक बड़ा सा बक्सा मिलता है और उस बक्से को ओपन करने के बाद उसके अंदर उनकी बेटी कैथलीन के रिलेटेड कुछ सामान होता है। उसके बाद सीमोन अपने रूम में आकर उस लेटर को पढ़ने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि मार्गरेट अपनी बेटी को कितना मिस कर रही थी। उसमें लिखा था कि बेटी तुम मुझे अभी भी नजर आती हो, मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम उस पेड़ के नीचे खेल रही हो। अब सीमोन भी उस पेड़ के पास जाकर उसी तरह फील करने लगता है और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि इसी जगह से कैथलीन गायब हुई थी। तो अब उसी पेड़ के पास उसको कुछ अजीब सी चीजें नजर आती है। जब वो उस दीवार से पत्थर हटाता है तो उसके अंदर उसे एक छोटा सा बक्सा मिलता है। ये छोटा सा बक्सा कैथलीन का ही होता है जिसे उसने बचपन में ही यहाँ पर छुपाया था। उस बक्से के अंदर कुछ म्यूजिक के रिदम होते हैं और कुछ छोटे मोटे खिलौने भी। उसी तरह छोटे से पेपर पर फॉलो में ऐसा लिखा होता है। अब उस हैंडराइटिंग को देखकर सीमोन ये सोचने लगता है कि ये तो मेरे दोस्त संतोष की हैंडराइटिंग है और अगर संतोष ने इस बक्से को फाइंड आउट किया तो दोबारा से संतोष ने इस बक्से को इसी जगह पर क्यों रखा और इसमें फॉलो में ऐसी चिट्ठी क्यों है। खैर अब उसके दूसरे दिन सुबह सवेरे जब सीमोन किसी जगह पर जॉगिंग कर रहा होता है तो उसे रास्ते में कुछ अजीब से पौधे नजर आते हैं। सीमोन तुरंत ही वहाँ पर जाकर वहाँ की मिट्टी को टच करने लगता है। उसके बाद वो पुलिस वालों को बुलाकर इस जगह पर खुदाई करने के लिए कहता है। पुलिस वाले जब उस जगह पर खुदाई करते हैं तो उन्हें वहाँ पर संतोष की डेड बॉडी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि सीमोन का दोस्त संतोष मारा गया था। उसके बाद सीमोन अपने मास्टर को कॉल करता है और ये बताता है कि अब संतोष इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस वाले सीमोन को पुलिस स्टेशन बुलाकर यही पूछने लगते हैं कि आपको कैसे पता चला कि उस जगह पर डेड बॉडी है। सीमोन कहने लगता है कि सर मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, हम लोग हर कोने कोने की जांच करते हैं। जहाँ पर भी डेड बॉडी दफनाई जाती है उस जगह पर कुछ अजीब से पौधे उगाते हैं और उसी तरह उस जगह पर कुछ इंसेक्ट भी पाए जाते हैं और इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर किसी न किसी को दफनाया जरूर गया है। उसके बाद पुलिस वाले कहने लगते हैं कि संतोष की डेड बॉडी पर एक लेडी के बाल पाए गए हैं। खैर अब उसके दूसरे दिन सीमोन अपने बंगले पर कुछ ऐसे ही पजल को सॉल्व कर रहा होता है तो वर्षा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। फिर ब्रेकफास्ट देकर वो वहाँ से जा रही होती है तो विनोद उसे रोककर सवाल पूछने लगता है कि तुम बार बार इस बंगले में क्यों आ रही हो, तुम्हें सीमोन से क्या बात करनी है। लेकिन यहाँ पर वर्षा भी विनोद को डांटते हुए कहती है कि ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, तुम बस अपना काम करो। खैर अब उसके थोड़ी देर बाद स्टेला अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सीमोन के गेस्ट हाउस पर रहने के लिए आती है। उसके बाद रात में सीमोन और स्टेला हल्के से ड्रिंक करके डांस करने लगते हैं। फिर आधी रात को जब स्टेला सो रही होती है तो उसके कमरे के बाहर कोई होता है, मतलब कि उसे कोई परछाई नजर आती है जिसे देखकर स्टेला बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर सीमोन के कमरे में आकर छुपकर उसके बगल में सो जाती है। सुबह होने के बाद स्टेला सीमोन से कहती है कि
मैं यहाँ पर एक रात भी नहीं रह सकती। लेकिन तुम इतने दिनों तक इस बंगले में कैसे रह रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। जिस पर सिमोन उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा इल्यूजन है, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है वही तुम्हें नजर आता है। ऐसा कहते हुए सिमोन स्टेला को उसका लॉकेट देता है, जो कि उसने कहीं पर गिरा दिया था। स्टेला जब उस लॉकेट को ओपन करती है तो उसके अंदर मार्गरेट और कैथलीन की फोटो होती है। उसके बाद वो सिमोन को अपना सच बताने लगती है कि कैथलीन और कोई नहीं बल्कि मेरी दादी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैथलीन के असली माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और इसी वजह से उसके माँ बाप ने कैथलीन को मार्गरेट को दे दिया। लेकिन जब कैथलीन अपने असली माँ बाप को मिस करने लगी तो कैथलीन के असली माँ बाप ने ही कैथलीन को अगवा कर लिया और कुछ दिनों तक कैथलीन की फैमिली उस गांव से दूर रहने लगी। उसके कुछ समय बाद उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई और मेरी दादी कैथलीन ने मरने से पहले अपनी कहानी सुनाकर मुझे लॉकेट दिया और इसी कहानी को फील करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि ये बंगला तो मैथ्यू का है और मैथ्यू के दादाजी ने ये बंगला खरीदा नहीं था बल्कि हमारी फैमिली से हड़प लिया था। खैर, अब रात होने के बाद सिमोन और स्टेला सीतामा के होटल जाकर ऐसे ही डिनर कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर वर्षा आती है और वो उन्हें बताती है कि कल मैं दूसरे गांव जाने वाली हूँ क्योंकि उसका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। और जाते जाते वो सिमोन से ये भी कहने लगती है कि आपने पूछा था ना कि मैंने आपके दोस्त संतोष को देखा या नहीं। हाँ, मैंने आपके दोस्त संतोष को देखा था। ये सुनने के बाद सिमोन तो शॉक ही रह जाता है। खैर, उसके बाद अब सिमोन बंगले में वापस आ जाता है और बस ऐसे ही गिटार प्ले करने लगता है। कैथलीन के लिखे हुए नोट्स पर वही ट्यून को प्ले करने लगता है और तभी अचानक वही सेम टू सेम ट्यून सामने वाली वॉच में प्ले होने लगती है। जब सिमोन उस बड़ी वाली वॉच को चेक करता है तो उसे उसके नीचे एक छोटी सी किताब और उसके साथ एक चाबी भी मिलती है। अब ये किताब भी उसी बच्ची कैथलीन की होती है। इस किताब में कैथलीन ने कुछ स्केचेस भी ड्रॉ किए होते हैं और उस किताब के पन्ने में दोबारा से फॉलो मी लिखा था। उसे देखकर सिमोन समझ जाता है कि ये भी उसके दोस्त संतोष ने ही लिखा है। उस छोटी सी किताब के अंदर एक पेंटिंग होती है और वही सेम टू सेम पेंटिंग उस बंगले में होती है। उस पेंटिंग में एक बंदा अपने लेफ्ट साइड की तरफ इशारा कर रहा होता है और उसके लेफ्ट साइड में वही वॉच होती है। उस वॉच के अंदर दोबारा चेक करने पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। खैर, अब तभी यहाँ पर सिमोन और स्टेला थोड़ा बहुत रोमांस करने लगते हैं और इन दोनों को ये कांड करता हुआ बाहर से एक बंदा देख लेता है। फिर सिमोन उस बंदे को देखकर फटाफट से उस बंदे को पकड़ने के लिए फॉलो करता है, लेकिन सिमोन उस बंदे को पकड़ नहीं पाता। अब सुबह होने के बाद स्टेला सिमोन से पूछने लगती है कि वो बंदा कौन था। सिमोन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब तक मैं उस ट्रेजर को पहचान नहीं लेता वो बंदा मुझे नहीं मारेगा। वो बंदा कैथलीन के खजाने को हासिल करना चाहता है। अब तभी उसी वक्त मैथ्यू अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आता है और सिमोन और स्टेला को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। कहता है कि अगर तुम इस बंगले को खरीदना नहीं चाहते हो तो तुरंत इस जगह को खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। ये कोई तुम लोगों के रोमांस करने की जगह नहीं है। कल तक ये बंगला खाली हो जाना चाहिए। उसके बाद सिमोन अब तक उसे जितने भी क्लू मिले हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उस खजाने को ढूंढ सके। इसी दरमियान सिमोन एक पानी के ग्लास में रिफ्लेक्शन को देखता है, मतलब कि पानी के ग्लास में उसके दूसरी तरफ की चीजें उल्टी नजर आती है। तो अब सिमोन पानी का ग्लास भर के उस पेंटिंग के सामने रखता है तो उस पेंटिंग के अंदर का बंदा राइट साइड की तरफ पॉइंटिंग करने लगता है, मतलब कि लेफ्ट साइड की पोजीशन राइट साइड में बदल जाती है। तो वहां पर राइट साइड में एक छोटी सी अलमारी थी। अब सिमोन को एक छोटी सी चाबी मिली थी ना उस किताब के साथ, तो उस चाबी से वो उस अलमारी को खोल देता है। उस अलमारी के अंदर इस बंगले का पूरा मैप होता है और इत्तेफाक से उस मैप में मैथ्यू का घर भी था। वो सोचने लगता है कि इस मैप में मैथ्यू का घर क्यों है। तो जब मैथ्यू अपने घर पर नहीं होता तो सिमोन और स्टेला चोरी छुप के उसके रूम में चले जाते हैं। दरअसल ये एक प्रेयर रूम होती है और उस प्रेयर रूम के अंदर एक स्टैचू होता है और यही स्टैचू कैथलीन की किताब में भी थी जो उसने अपने पेंटिंग में बनाई थी। अब जब ये दोनों उस स्टैचू को हटाते हैं तो उसके नीचे एक छोटी सी गुफा होती है। फिर ये दोनों उस गुफा के अंदर जाकर थोड़ी बहुत रिसर्च करने लगते हैं और फाइनली सिमोन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस कीमती गिफ्ट को फाइंड आउट कर लेता है। वो एक छोटा सा बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही कीमती हीरा था, मतलब कि एक डायमंड। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। तभी वहां पर अचानक स्टेला अपने बालों से एक इंजेक्शन निकालकर सिमोन की तरफ हमला कर देती है और यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि स्टेला ने ही सिमोन के दोस्त संतोष को मारा था।
अब यहाँ पर सिमोन स्टेला का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम कैथलीन की सच में वारिस हो तो इस डायमंड को मांगने के बाद मैं तुम्हें उसे चुपचाप दे देता, लेकिन तुम्हें मुझे मारने की क्या जरूरत थी? सच बताओ कौन हो तुम? तभी स्टेला सिमोन को धक्का देकर उस हीरे को लेकर वहां से भाग जाती है और वो उसे उस कमरे में बंद भी कर देती है। बड़े ही मुश्किल से सिमोन उस कमरे से बाहर आता है, लेकिन वहां पर बाहर मैथ्यू के आदमी खड़े थे सिमोन के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन सिमोन भी उनके साथ फाइट करता है और कहता है कि संतोष को स्टेला ने मारा है, तुम्हारे ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जल्दी से जल्दी स्टेला को पकड़ना है। इस तरह से वो तुरंत ही बाहर जाकर स्टेला को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी सिमोन के ऊपर वो बंदा हमला करने लगता है जो कल रात उसके घर पर आया था। दरअसल यहाँ पर बात यह थी कि स्टेला और इस आदमी ने ही मिलकर संतोष को मारा था और उसकी लाश को उस जगह पर दफना दिया। अब ये दोनों मिलकर सिमोन के साथ भी यही करना चाहते थे। स्टेला ने संतोष को भी अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे मार दिया और जो फॉलो में लिखा था वो संतोष ने नहीं बल्कि स्टेला ने ही छोड़ा था। अब यहाँ प्रेजेंट डे पर स्टेला सिमोन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सिमोन स्टेला और उस बंदे को मार पीट कर एक पेड़ से बांध देता है और उन्हें अकेला वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग डायरेक्टर साहब ने क्लियर नहीं की है कि ये स्टेला कौन है और उसके पास कैथलीन का वो लॉकेट कहाँ से आया। कैथलीन की जो कहानी उसने बताई क्या वो सच है या झूठ, इन सब के बारे में कहानी में आगे कुछ भी नहीं बताया गया है। तो दोस्तों ये क्लाइमैक्स देखकर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। और इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो इस मूवी के बचे हुए सारे राज उसी पार्ट में रिवील होंगे। तो दोस्तों ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।